ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगला लेक्चर जो हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे उसका। और इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो अन्य जो कोशिकांग जो बच गए थे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था एक मुख्य कोशिकांग के बारे में जिसका नाम था अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी में हम लोगों ने राइबोसोम को भी देखा था। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स जो बच गए थे जिनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में नहीं पढ़ पाए थे, तो उसमें से जो कुछ प्रमुख सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और उसके बाद में जो लाइसोसोम है, तो इसके बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होते हैं और प्लस में इनसे संबंधित किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो ये लेक्चर है ये मुख्य रूप से जो है वो बीपीएससी एग्जाम और जो बिहार दरोगा का एग्जाम होता है और खास करके जो बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का जो एग्जाम होने वाला है, जो कि फिलहाल तो अभी उसमें कहीं ना कहीं लॉकडाउन और कोरोना के कारण जो है उसमें संभावना है कि अभी उसको पोस्टपोन किया जाएगा और भी कुछ समय हम लोग को मिल जाएगा उसके बारे में तैयारी करने के लिए। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है। खैर, हम लोग को उतना लापरवाही भी नहीं करना है और अपने पढ़ाई को जो है अपने अध्ययन को निरंतर जो है वो करते रहना है, ठीक है, ताकि कोई भी वैकेंसी आए या ना आए उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। हम लोग को अपनी तैयारी को हमेशा पुख्ता रखना है ताकि कोई भी वैकेंसी आए तो हम लोग उस वैकेंसी को आसानी से फेस करें और उसमें सफल होने में जो है सफल हम लोग हो सके और सफलता को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम लोग का वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये हम लोग का सामान्य विज्ञान का ये आज छठा लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया कि आज हम लोग तीन मुख्य जो कोशिकांग हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, जिसमें से जो सबसे पहला कोशिकांग है इसमें हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। दोस्तों, गोल्जी बॉडी की अगर बात करें तो इसको आपको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं गोल्जी बॉडी को आप देखिएगा तो इसको गोल्जी काय लिखा रहेगा, इसी का हिंदी वर्ड है गोल्जी काय, ठीक है। बॉडी मीन्स काय होता है, शरीर होता है, काया होता है, तो उसी आधार पे गोल्जी काय भी इसको कहा जाता है। गोल्जी एपिरेट्स जो है इसको कहीं कहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेन हमने यहाँ पे क्या लिखा, गोल्जी बॉडी, या इसी को हम लोग गोल्जी काय कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले पहले तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आखिर इसको गोल्जी काय क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले पहले हम आपको एक चीज बता दें। एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी जो हैं इन्होंने सबसे पहले पहले इस संरचना के बारे में बताया था। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका का अध्ययन शुरू किया तो इनको कोशिका जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो खैर इनके समय नहीं था, माइक्रोस्कोप जो सामान्य जो होता है उससे ही ये स्टडी कर रहे थे अपना। और इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से कोशिका का अध्ययन किया तो उसमें इनको केंद्रक के ठीक बगल में एक कुंडलित संरचना मिली, ठीक है, एक मुड़ी हुई छड़ नुमा जो संरचना है, मतलब मुड़ी हुई छड़ की तस्तरी जैसी बन जाती है, तो उस तरह की संरचना इनको एक दिखाई दी। और उस संरचना को ही इन्होंने सबसे पहले चूंकि इन्होंने देखा था इसीलिए इन्हीं के सम्मान में जो है उस संरचना को गोल्जी बॉडी कह दिया गया, ठीक है। इन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज जो है वो 1898 ईस्वी में किया था। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका गोल्जी बॉडी से बनने वाला है वो ये है कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की खोज किसने किया था। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पहले गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था, तो वो कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 ईस्वी में। ये सबसे पहला क्वेश्चन रहा। अब हम लोग को समझना है कि आखिर गोल्जी बॉडी होता क्या है। तो हम आपको बता दें
कि गोल्जी बॉडी जो है कुछ इस तरह से संरचना होती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है कुछ इस तरह से संरचना होती है। इसको अगर हम लोग देखें तो यानी कि मुड़ी हुई छड़ जो होती है उस टाइप की संरचना होती है। इसमें देखिएगा तो और कहीं कहीं ऐसे पुट्टिकाएं निकल जाती हैं, इसी में ध्यान देना है, यहाँ पे कहीं कहीं पुट्टिकाएं निकल जाएंगी। तो इस संरचना को ही हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। यानी कि गोल्जी बॉडी जो है ये मुड़ी हुई छड़ के गुच्छों के समान संरचना होती है। आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी मुड़ी हुई छड़ के गुच्छों के समान संरचना होती है, जो कहाँ पाई जाती है जी? तो ये कोशिका केंद्रक के बगल में पाई जाती है, ठीक है। मुड़ी हुई छड़ के समान संरचना होती है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये केंद्रक के बगल में पाई जाती है। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैमिलो गोल्जी, ठीक। यानी कि अगर इसकी हम लोग संरचना की बात करें, ठीक है, संरचना की बात करें, सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि गोल्जी बॉडी क्या है। तो गोल्जी बॉडी मुड़ी हुई छड़ के गुच्छों के समान संरचना है जो केंद्रक के ठीक बगल में पाई जाती है, ठीक है। आपको हमने जो पिछला हम क्लास लिए थे तो उसमें हम बताए भी थे कि गोल्जी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उसके समान इसकी संरचना होती है, क्योंकि उसमें भी वो भी नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। और ये भी जो मुड़ी हुई छड़ जो संरचना देख रहे हैं तो ये एक तरह से नलिकाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जो है संबंधित हैं, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी जो है मुड़ी हुई छड़, ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो मुड़ी हुई छड़ के गुच्छों जैसी इसकी संरचना होती है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको गोल्जी बॉडी की संरचना के बारे में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि छड़ नुमा संरचनाएं हैं और एक दूसरे से मुड़ी हुई है। दूसरा चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक, ये जो मुड़ी हुई छड़ नुमा जो संरचना देख रहे हैं तो इन संरचनाओं को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं जी? तो इन संरचनाओं को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में कुंडिका कहते हैं, ठीक है। जो गोल्जी बॉडी में जो मुड़ी हुई छड़ नुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन संरचनाओं को हम लोग सिस्टर्नी या कुंडिका कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो मुड़ी हुई छड़ नुमा संरचना रहेगी, मुड़ी हुई छड़ नुमा जो संरचना रहेगी उस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे जी? तो उसको सिस्टर्नी कहेंगे। ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि गोल्जी बॉडी में मुड़ी हुई छड़ नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये चीज आपको ध्यान देना है, उसे क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। उसके बाद में अगला चीज आपको ध्यान रखना है कि इस संरचना के बीच में यहाँ पे ये जो खाली स्थान आप लोग देख पा रहे हैं, जो वैकेंट जो वैक्यूल्स देख पा रहे हैं, तो इस वैक्यूल को हम लोग यहाँ पे इस वैक्यूल को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मुड़ी हुई छड़ नुमा संरचनाओं के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, जो रिक्त स्थान दिख रहा है, इस रिक्तिका को हम लोग ल्यूमन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला चीज अगर हम आपको बताएं तो इसमें किनारे की तरफ जो है ये पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। किनारे की तरफ जो है जगह जगह इससे विखंडित होकर के और ये पुट्टिकाएं का जो है बन जाती हैं, और यही पुट्टिकाएं जो है आगे चल के और डेवलप होकर के और लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम आपको बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी को पौधों की अगर कोशिका बात करें
पौधों की कोशिका। तो पौधों की कोशिका में गोल्जी बॉडी को एक विशेष नाम दिया जाता है और ये जो संरचनाएं मुड़ी हुई छड़नुमा देख रहे हैं इनको पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। पौधों में इनको क्या बोला जाता है जी? तो पौधों में इन संरचनाओं को हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इन सारी बातों को आप रिवाइज कीजिए। सबसे पहली चीज, गोल्जी बॉडी क्या है? तो गोल्जी बॉडी मुड़ी हुई छड़ के गुच्छों के समान संरचना होती है जो कहां पाई जाती है? तो ये केंद्रक के ठीक बगल में पाई जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। दूसरा चीज आपका क्लियर हुआ। तीसरा चीज, गोल्जी बॉडी में जो मुड़ी हुई छड़नुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग सिस्टर्नी या कुंडिका कहते हैं। पौधों में अगर पूछे तो पौधों में इनको क्या कहा जाता है? तो पौधों में इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद में हमने बताया कि गोल्जी बॉडी में जो मुड़ी हुई छड़नुमा जो संरचनाएं हैं इनके बीच में ये जो रिक्तिका पाई जाती है, बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है, इस खाली स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो ल्यूमेन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में इसमें छोटी छोटी जो बूंदनुमा जो संरचनाएं हैं, थैलीनुमा जो संरचनाएं बन जाती हैं उन्हें हम लोग पुट्टिका कहते हैं। और यही पुट्टिकाएं जो हैं आगे चल के और विकसित होकर के लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। ये चीज क्लियर हुआ। उसके बाद में अगला चीज हम आपको बताएं तो गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी के मुख्य रूप से 2 सिरे होते हैं और जो ऊपर वाला ये जो सिरा देख रहे हैं यही जो है निर्माणकारी सिरा होता है। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी का निर्माणकारी सिरा होता है और इस निर्माणकारी सिरे को हम लोग सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, निर्माणकारी सिरा जो होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी का जो निर्माणकारी सिरा होता है उस निर्माणकारी सिरे को हम लोग सिस कहते हैं, जबकि जो परिपक्व सिरा होता है, परिपक्व सिरा मैच्योर जो एंड होता है, तो उस परिपक्व सिरे को हम लोग ट्रांस कहते हैं। ठीक है, जो मैच्योर जो एंड होता है गोल्जी बॉडी का उसे हम लोग ट्रांस कहते हैं और जो इमेच्योर होता है उसे हम लोग सिस कहते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी के कार्य के बारे में। ठीक है, गोल्जी बॉडी के कार्य की अगर बात करें, फंक्शन, गोल्जी बॉडी के कार्य या फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी पदार्थों का पैकेजिंग होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले चीज आपको ध्यान देना है इसके कार्य में कि कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में आपका हो गया प्रोटीन, इसके बाद में आपका हो गया लिपिड, इसके बाद में आपका हो गया न्यूक्लिक अम्ल। इन सभी पदार्थों का गोल्जी बॉडी में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि इन सभी पदार्थों का पैकेजिंग होता है। ठीक है, पैकेजिंग होता है। इसके बाद में इनका संग्रहण यानी कि स्टोरेज होता है। पैकेजिंग, स्टोरेज एंड इन सभी का जो है इसमें परिवहन भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का सबसे पहला कार्य कि ये जो है वृहद अणुओं, आपको ध्यान देना है कि गोल्जी बॉडी जो है वो वृहद अणुओं यानी कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ये पैकेजिंग, स्टोरेज एंड इसको सेक्रेशन, इन सारी जो क्रियाएं होती हैं उसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान देना है। दूसरा, अगर इसके कार्य की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि ये पुट्टिकाएं जो हैं आगे विकसित होकर के और लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। तो दूसरा जो कार्य है इसका ये हुआ कि ये लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम प्लस में एक और संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं
पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम। तो लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम का ये निर्माण करते हैं, यानी कि जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का सबसे पहला कार्य कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का संग्रहण, जो है पैकेजिंग, स्टोरेज एंड सेक्रेशन, इसका काम करेंगे। और दूसरा काम ये करेंगे कि ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में भाग लेंगे। उसके बाद में अगला इसका अगर हम लोग कार्य देखें तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो उसमें हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल प्लेट का निर्माण करता है प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या कर रहा था, तो सेल प्लेट का निर्माण कर रहा था। और ठीक उसी तरह से जो यहां पे हम लोग देख रहे हैं गोल्जी बॉडी, तो ये भी सेल प्लेट का निर्माण करता है, ये भी सेल प्लेट का निर्माण करता है। और किस में करता है, तो पादप कोशिका में करता है, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान देना है तीसरा कार्य इसका क्या होगा, तो कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिकाओं में जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है, तो वो सेल प्लेट का निर्माण करता है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय ये क्या करेगा, तो ये सेल प्लेट का निर्माण करेगा। ये इसका मुख्य रूप से कार्य रहा। उसके बाद में एक और हम आपको इसका कार्य बताएं तो वो है कि ये इनमें क्षमता पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी में ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। कार्य हम उम्मीद करते हैं कि आपको चारों के चारों कार्य इसके समझ में आ गए होंगे जो हमने बताया। ये मुख्य जो कार्य है वो हमने बताया है, बाकी और भी इसके कार्य होते हैं, लेकिन मेन जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमने बता दिया। सबसे पहला कार्य कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल जैसे वृहद अणुओं का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का पैकेजिंग, स्टोरेज और सेक्रेशन, ये मतलब कि ये इसका कार्य होता है, श्रवण इसका कार्य होता है। उसके बाद में दूसरा कार्य कि ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। उसके बाद में ये सेल डिवीजन के समय, प्लांट सेल में सेल डिवीजन के समय ये सेल प्लेट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद में अगला जो इसका कार्य हमने बताया वो था कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख कार्य रहे थे जो हमने बताया। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जहां से महत्वपूर्ण चीज जो कि आपके यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम आपको बता दें कि जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम में एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये आरबीसी, ठीक है, आरबीसी और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात करें तो आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गोल्जी बॉडी है ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। आरबीसी और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जैसे कि जीवाणु कोशिका और नीलहरित शैवाल की कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो इन सभी कोशिकाओं में जो गोल्जी बॉडी है वो अनुपस्थित होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोगों ने गोल्जी बॉडी के बारे में देखा। इसके बाद में अगला जो हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, अगला जो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं वो है लाइसोसोम, या उसी को हम लोग ललनकाय कहते हैं, ठीक है। आप इन सारी बातों का पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब अगला जो संरचना हम लोग को ध्यान देना है वो है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। इसी को आपको कहीं कहीं ललनकाय के रूप में लिख के दे सकता है, ललन काय।
लाइसोसोम इंग्लिश वर्ड है, जबकि ललनकाय जो है वो हिंदी वर्ड है। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में इसको ललनकाय और लाइसोसोम दोनों नाम दिया हुआ है, वो चीज आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, लाइसोसोम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन डी डवे। ठीक है, नाम क्या था जी? तो क्रिश्चियन डी डवे। तो क्रिश्चियन डी डवे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाइसोसोम के बारे में देखा था। ठीक है, क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 ईस्वी में सबसे पहले लाइसोसोम की खोज किए थे। लाइसोसोम की खोज किए थे कौन? तो ये थे क्रिश्चियन डी डवे। तो ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यानी कि सबसे पहला जो आपका प्रश्न बनेगा लाइसोसोम से संबंधित वो यही बनेगा कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लाइसोसोम की खोज जो है वो किसने किया था? तो क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। और कब किया था? तो 1958 ईस्वी में इन्होंने लाइसोसोम की खोज कर दिया था। उसके बाद में लाइसोसोम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल्स है जिसके बारे में हम लोग को जानना काफी जरूरी है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या की थैली है। ठीक है, लाइसोसोम को हम लोग कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। तो भाई क्यों कहते हैं? सुसाइडिकल बैग या आत्महत्या की थैली इसको क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब सुनिए, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि लाइसोसोम चूंकि इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। लाइसोसोम कैसी संरचना होती है? ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त। और इसकी थैलीनुमा जो संरचना है, जो ये पुट्टिका होती है, इस पुट्टिका में ही एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स का समूह पाया जाता है जिन्हें हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कैसी संरचना है? तो लाइसोसोम एक दोहरी झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना है। लाइसोसोम क्या है? तो दोहरी झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। इसका निर्माण किससे होता है? मैंने बताया अभी तुरंत कि लाइसोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी से ही होता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी से इसका निर्माण होता है। और ये कैसी संरचना है? तो ये थैलीनुमा संरचना है। और उसके बाद में मैंने बताया कि लाइसोसोम की जो थैली होती है, जो पुट्टिका होती है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में थोड़ी सी चीज हम आपको बता दें। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वैसे एंजाइम्स को कहा जाता है जो अम्लीय वातावरण में, ठीक है, अम्लीय जो माध्यम रहेगा, अम्लीय माध्यम में काफी तीव्रता से जो है सक्रिय हो जाते हैं। अम्लीय माध्यम में जो एंजाइम काफी सक्रियता से रिएक्ट करते हैं, उन एंजाइम्स को ही हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और आपको हम बता दें कि इसमें टोटल जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में टोटल 24 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से जो प्रमुख एंजाइम है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज पाया जाता है। इसके बाद में आपको हम बताएं तो कार्बोहाइड्रेजेज पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेजेज। इसके बाद में और हम आपको बताएं तो इसी में लाइपेज पाए जाते हैं। और उसके बाद में अगला अगर हम लोग देखें तो इसी में न्यूक्लियेज पाए जाते हैं। और इन एंजाइम की सबसे बड़ी खासियत हम आपको बता रहे हैं, जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज में ये क्षमता पाई जाती है कि यह प्रोटीन का पाचन करे। ठीक है, प्रोटीएज जो है किसका पाचन करने में सक्षम होता है? तो प्रोटीन का। उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेजेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सक्षम होता है, कार्बोहाइड्रेट का।
लाइपेज जो है ये लिपिड का पाचन करने में सक्षम होता है, जबकि न्यूक्लियेज जो है ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने में सक्षम होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि प्रोटीएज किसका पाचन करेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेजेज, और उसके बाद में लाइपेज जो है वो लिपिड का पाचन करता है, और न्यूक्लियेज जो है वो न्यूक्लिक अम्ल का। और मैंने जब कोशिका द्रव्य के बारे में आप सभी को पढ़ा रहा था तो हम बताए थे आपको कि जो कोशिका द्रव्य है वो मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बना होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिकों के रूप में इन्हीं सारे यौगिकों को हमने देखा था कि इनसे मिलकर ही कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ होता है। और आपको ये जान के काफी दुख होगा कि जो आत्महत्या की थैली आप देख रहे हैं लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में ये एंजाइम जो है जो कि थैली में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में जो पाए जाते हैं, ये अगर किसी भी कारणवश ये थैली जो है लाइसोसोम की जो थैली है वो किसी भी कारणवश अगर फट जाती है या नष्ट हो जाती है, तो उस स्थिति में ये जो भी एंजाइम आप देख रहे हैं ये टोटल एंजाइम कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। समझिए बात को, क्या कह रहे हैं हम, लाइसोसोम है ऐसे मान लीजिए, और लाइसोसोम का यही आपका बाहरी जो झिल्ली है वो हो गया। हुआ क्या कि इसमें ये सारे के सारे एंजाइम अंदर में भरे हुए हैं। किसी दुर्घटनावश क्या हुआ कि ये जो है ये झिल्ली फट गई, तो जब झिल्ली फटेगा तो ये सारे के सारे जो अणु हैं ये बाहर आएंगे, और जब ये बाहर आते हैं तो बाहर में इनका मुलाकात जो है वो कोशिका द्रव्य से हो जाता है। और कोशिका द्रव्य के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इन्हीं सारे के सारे पदार्थों से मिलकर के कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ होता है। तो अब बताइए कि कोशिका द्रव्य में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और न्यूक्लिक अम्ल है, ये सारे पदार्थ हैं, और भी होते हैं। और इन पदार्थों को पाचन करने की क्षमता, उनको नष्ट करने की क्षमता होती है इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज में। और ये एंजाइम जैसे ही जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम से जैसे ही बाहर निकल करके और कोशिका द्रव्य में आते हैं, वैसे ही इन सारे के सारे पदार्थों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा जो कोशिका द्रव्य है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि ये जो पदार्थ हैं ये क्या करते हैं, तो कोशिका द्रव्य को नष्ट कर देते हैं, कोशिका द्रव्य को नष्ट कर देते हैं। और जब कोशिका द्रव्य ही नष्ट हो गया तो फिर कोशिका क्या हो जाएगी, इसके कारण कोशिका जो है ये मृत हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी कि ये एंजाइम जो है जैसे ही कोशिका द्रव्य में गए वैसे ही कोशिका द्रव्य को ये नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण कोशिका मृत हो जाती है। और इसीलिए चूंकि कोशिका की ये लोग हत्या कर दिए, और ये हत्या क्यों हुआ है, तो ये घर के भेदिक कारण हुआ है, इसीलिए इस थैली को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए उससे आगे हम लोग बढ़े, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था क्रिश्चियन डी डवे, जिन्होंने 1958 में इसकी खोज की थी। दूसरी चीज, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछता रहता है। आपसे पूछेगा कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने बताया कि इसको आखिर आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो हमने बताया कि लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें कोशिका द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है। और यदि किसी दुर्घटनावश जो लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तो ये कोशिका द्रव्य में फैलकर कोशिका द्रव्य को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण कोशिका मृत हो जाती है। इसलिए इन्हें हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में लाइसोसोम से संबंधित जो है एक और चीज हम आपको बताएं कि लाइसोसोम के अगर कार्य की अगर हम लोग बात करें, लाइसोसोम के अगर हम लोग कार्य की बात करें
तो लाइसोसोम का सबसे पहला कार्य यह है कि जो भी बाहरी अणु, ठीक है, जो भी बाहरी अवांछित अणु जो हैं कोशिका में प्रवेश करते हैं, अवांछित अणु, तो जो भी बाहरी अवांछित अणु कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं, कोशिका में प्रवेश करते हैं, तो उन अणुओं को नष्ट करने का कार्य जो है ये लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और दूसरा कार्य इसका यह है कि कोशिका में जो भी अपशिष्ट निर्मित होते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य में जो अपशिष्ट निर्मित होते हैं, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को भी नष्ट करने का कार्य जो है वो कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित अवांछित बाहरी पदार्थों और उसके बाद में उसमें निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य जो है वो कौन करेगा, तो लाइसोसोम जो है वो करता है। ठीक है, ये बात हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। और अब जो है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग जिसके बारे में हम लोग को देखना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसी को सूत्रकणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, तो सूत्रकणिका कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्टमान। ठीक है, जिनका नाम क्या था, तो अल्टमान इनका नाम था। और इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने के बाद में उसको इन्होंने सबसे पहले बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, इसको सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने के बाद में 1890 ईस्वी में उसको सबसे पहले इन्होंने बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो सबसे पहले किसने किया, तो अल्टमान ने किया था 1890 ईस्वी में। और इसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, तो बायोब्लास्ट बोला था। ये आपका सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा चीज कि भाई इसने तो बायोब्लास्ट कह दिया, तो आखिर हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं, तो आपको हम बता दें कि एक और वैज्ञानिक आए थे इनके बाद में जिनका नाम था बेंडा। तो बेंडा जो है इन्होंने सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो खोज करने वाले व्यक्ति थे अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, तो बायोब्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने कहा था, तो वो थे बेंडा। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका जो हिस्टोरिकल जो परिचय था वो हमने बताया आपको। उसके बाद में थोड़ी सी बात जो है हम लोग करते हैं कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें कि कोशिका द्रव्य में जो है वो बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार या तस्तरीनुमा, बेलनाकार या तस्तरीनुमा दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं जो हैं वो कोशिका द्रव्य में बिखरी होती हैं और उन्हीं संरचनाओं को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संरचना की बात करें तो कैसी होती है, तो बेलनाकार, यानी कि इसकी आकृति जो है, आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति बेलनाकार या तस्तरीनुमा होती है। और ये कहां पाई जाती है, तो कोशिका द्रव्य में ये अनगिनत संख्या में पाई जाती है। मतलब ये नहीं है कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है,
एक से अधिक भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आपको बताएं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो एक चीज आपको ध्यान देना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। और कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है श्वसन की क्रिया के द्वारा, कोशिकीय श्वसन की क्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं, एटीपी। तो उसका उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात जो है अब हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम लोग संरचना की बात करें तो आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी संरचना होती है? तो ये एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पे देखें हम लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी झिल्ली हो गया, और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग अंतः झिल्ली कह सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहली चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसी संरचना होती है? तो ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसी संरचना है? तो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। और दूसरा चीज हम आपको बताएं तो इसमें जो देख पा रहे हैं आप लोग कि यहां से जो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली, ठीक है, बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच में ये एक चेंबर मिला और ये वाला एक चेंबर मिला। तो इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो कक्षों में बटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कितने कक्षों में बटी होती है? तो दो कक्षों में, दो चेंबर्स में ये बटी होती है, जिसमें से ये वाला जो चेंबर है, जो बीच वाला आप देख पा रहे हैं, बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच का जो ये चेंबर आप लोग देख पा रहे हैं, इस चेंबर को हम लोग बाहरी कक्ष कहते हैं, बाहरी कक्ष या आउटर चेंबर कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग बाहरी कक्ष या आउटर चेंबर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो झिल्ली में, मतलब दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, पहली चीज। और बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच में जो चेंबर पाया जाता है, जो पार्ट पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आउटर चेंबर या बाहरी कक्ष कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अंतः झिल्ली से घिरा हुआ जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसी को हम लोग अंतः कक्ष कहते हैं या भीतरी कक्ष कहते हैं। और इसी भीतरी कक्ष को एक और हम लोग नाम देते हैं, और इसी को माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। दूसरी चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो चेंबर में बटी होती है। तीसरी चीज कि जो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच का क्षेत्र होता है उसको हम लोग आउटर चेंबर या बाहरी कक्ष कहते हैं, जबकि अंतः झिल्ली से घिरा हुआ जो क्षेत्र है इसी को हम लोग अंतः कक्ष, भीतरी कक्ष या माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, माइटोकॉन्ड्रियल जो कैविटी है इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है और इस तरल पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं। जो इसमें तरल पदार्थ भरा रहेगा उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो मैट्रिक्स कहते हैं। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में जो तरल पदार्थ भरा होता है उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में जो तरल पदार्थ भरा होगा उस तरल पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रियल गुहा जो है इसमें
जो अंतः झिल्ली आप देख पा रहे हैं, तो अंतः झिल्ली से जगह जगह इस तरह से प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें एनसीईआरटी के लैंग्वेज में हम लोग अंतर्वलन कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल जो गुहा है, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में आपको पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में निकले हुए अंतर्वलन को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये अंतर्वलन कहां से निकल रहे हैं, तो अंतः झिल्ली से निकल रहे हैं, और अंतः झिल्ली से माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में या मैट्रिक्स में निकलने वाले अंतर्वलन को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग संरचना की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सुनिए ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, जो कि दो कक्षों में बटी होती है। दो कक्षों में, एक आपका बाहरी कक्ष और दूसरा आपका भीतरी कक्ष। जो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच का जो भाग होता है, इसको हम लोग बाहरी कक्ष कहते हैं। और दूसरा चीज कि जो अंतः झिल्ली से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसको हम लोग अंतः कक्ष या भीतरी कक्ष कहते हैं, या इसी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी या माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो अंतः कक्ष होता है या माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में जो तरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में ही अंतः झिल्ली से अंतर्वलन या प्रवर्ध लटके होते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा है, तो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में अंतः झिल्ली से अंतर्वलन या प्रवर्ध, अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, और इस प्रवर्ध को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसका सिंगल वर्ड होता है क्रिस्टो, और उसी को मतलब जो प्लूरल में ले जाएंगे तो उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। संरचना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज थी जो हमने बताया आपको, एक और चीज संरचना से संबंधित आपको बता दें कि इसकी संरचना जो है, इसकी संरचना में आपको ध्यान देना है कि इसका जो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच का जो बाह्य कक्ष है, तो बाह्य कक्ष में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाह्य कक्ष में क्या पाए जाते हैं, तो इसके बाह्य कक्ष में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद में थोड़ी सी बात जो है और हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, और आपको हम बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़ी सी हम लोग कार्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम लोग कार्य की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम लोग कार्य की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्रिस्टी के बारे में। ठीक है, क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में जो क्रिस्टी पाई जाती है, क्रिस्टी का कार्य सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका पहला कार्य रहा। ध्यान दीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में जो क्रिस्टी होती है वो क्या करती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सतही क्षेत्रफल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा का जो सतही क्षेत्रफल होता है, उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि यही जो बाहरी कक्ष है, इसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, और इन्हीं का काम जो है वो मुख्य होता है। और इसके बारे में हम आपको बताएं तो जो श्वसन एंजाइम होते हैं, जो श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, उनका सबसे प्रमुख कार्य होता है कि ये, जैसा कि हम लोग जब श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि श्वसन की क्रिया जो होती है, जो अंतःकोशिकीय श्वसन होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ठीक है, इसमें आपको हम बता दें कि जो वायवीय श्वसन होता है, ठीक है, वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और किसकी सहायता से होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन एंजाइम जो आप देख पा रहे हैं, इस श्वसन एंजाइम की सहायता से ही माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन की क्रिया होती है।
और इस श्वसन की क्रिया में हम आपको बता दें कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हम आपको बताएं तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं और इन्हीं श्वसन एंजाइम की सहायता से ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यानी कि ऊर्जा का निर्माण जो है, एटीपी का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? ऊर्जा इसमें किस रूप में बनता है? तो एटीपी के फॉर्म में बनता है। और ध्यान दीजिए कि ऊर्जा का निर्माण चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी बात हमने आपको बताया वो सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है, कोई चीज आपको इसमें अगर समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे और आपको जो है पूरी तरह से आपको संतुष्टि यहाँ पे प्रदान होगी हमारे चैनल पे। आप हर एक तरीके से कोई भी डाउट हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस कमेंट का जरूर मैंने यथासंभव जवाब देंगे, ठीक है, जिससे कि आपका पढ़ाई जो है किसी भी प्रकार से बाधित ना हो सके और आप हमारे ऊपर आपका जो भरोसा है वो निरंतर बना रहे और आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने पढ़ाई को हमारे चैनल से जुड़ करके और कर सकें, ठीक है, और अधिक अंक अर्जित कर सकें।